उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान इस वक्त दुआ करके मज़ीद नफल की अदायगी के लिए खड़ा हो रहा था। वो तेज़ी से घूमकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। ट्रांसमीटर कॉल का मतलब तो यही निकलना था कि कॉल टाइगर की तरफ से है, और टाइगर की कॉल का मतलब था कि उसने वाकई कोई मशकूक बात चेक कर ली है। हेलो हेलो टाइगर कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर का बटन दबते ही टाइगर की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान अटेंडिंग ओवर। इमरान के लहजे में हैरत थी। बॉस सुराजिया की तरफ से 20-22 अफराद पुल की तरफ आ रहे हैं, और बॉस इनमें वो बरूस भी शामिल है जो सन हेनरी फ्रेड का गार्ड चीफ था। इनका लीडर लग रहा है ओवर। टाइगर की आवाज़ ट्रांसमीटर से निकली और इमरान को वाकई ऐसे महसूस हुआ जैसे इसके सहन की को हैरत की शिद्दत ने माऊफ कर दिया हो। क्या क्या कह रहे हो? 20-22 अफराद और वो बरूस भी शामिल है? क्या तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया ओवर? इमरान के लहजे हकीकी हैरत थी। नहीं बॉस, मैं तो सोया ही नहीं, और इस वक्त भी नाइट टेलीस्कोप में मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं ओवर। टाइगर ने जवाब दिया, ज़रा अपने बाजू पर चुटकी भरो, और अगर फिर भी वो दिखाई देते रहे तो फिर मुझे बताओ ओवर। इमरान ने कहा। उसे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि टाइगर वाकई ही नींद में नहीं है, क्योंकि अभी वो खुद सफदर और दूसरे साथियों के साथ सुराजिया और उसके इर्द गिर्द के इलाके को अच्छी तरह देख कर आया था। वहाँ 20-22 अफराद तो कुजा चिड़िया का बच्चा तक मौजूद ना था, फिर ये 20-22 अफराद और बरूस कहाँ से आ रहे हैं? मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस, अब तो वो काफ़ी नज़दीक आ गए हैं ओवर। टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। ओहो, तुम ऐसा करो कि उनकी मुकम्मल निगरानी करो, इसी तरह कि उन्हें ज़रा बराबर भी शक ना हो सके। ये बरूस यकीनन क्रैगर ही है, इसलिए ये मुझे बंझे हुए एजेंट हैं। ये जहाँ वहां से मुझे फौरी वॉच ट्रांसमीटर पर इतला देना, इंतहाई मोहतात रहना ओवर एंड ऑल। इमरान ने तेज लहजे में कहा और जल्दी से ट्रांसमीटर ऑफ करके वो टेलीफोन की तरफ लपका। उसने बिजली की सी तेजी से रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कुछ देर तक घंटी की आवाज बजती रही, फिर दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। यस, सफदर की नींद के खुमार से भरी हुई आवाज सुनाई दी। सफदर, मैं इमरान बोल रहा हूँ। कैप्टन शकील और तनवीर को साथ लेकर तुम जिस कदर मुमकिन हो सके सुराजिया के टीले पर पहुंच जाओ। जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके पूरी तरह मुसल्ला होकर आना। मैं वहीं जा रहा हूँ। दुश्मन एजेंटों के बारे में इंतहाई अहम इत्तला मिली है, इमरान ने तेज तेज लहजे में कहा। लेकिन इमरान साहब, अभी तो हम उस टीले को अच्छी तरह चेक करके आए हैं, सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। वक्त मत ज़ाया करो, जल्दी पहुंचो, इमरान ने इस बार सख्त लहजे में कहा, और हाथ मारकर उसने कॉरिडोर दबाया और एक बार फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। जूलिया स्पीकिंग। जूलिया की आवाज़ भी नींद के खुमार में डूबी हुई थी। एक्सटिप, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। जूलिया इस तरह चौंक कर बोली जैसे अब नींद से पूरी तरह बेदार हुई हो। सफ्तर, कैप्टन शकील और तनवीर के अलावा सीक्रेट सर्विस के बाकी तमाम मेंबरों को अलर्ट कर दो कि वो पूरी तरह मुसल्ला होकर अपने अपने फ्लैट्स में तैयार रहें। मैंने इमरान को सफ्तर और कैप्टन शकील और तनवीर के साथ एक अहम मिशन पर भेजा है, और शायद मुझे सारी सीक्रेट सर्विस को फौरी तौर पर हरकत में लाना पड़े, इसलिए सब लोग पूरी तरह अलर्ट रहें। मैंने इमरान को हुक्म दे दिया है, उसे जैसे ही एक अहम इत्तला मिलेगी तो वो तुम्हें ट्रांसमीटर पर कॉल करके मज़ीद हदायत दे देगा। तुम सब ने फौरी तौर पर इसकी हिदायत पर अमल करना है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से जूलिया ने कहा, और इमरान ने कॉरिडोर दबाकर ब्लैक ज़ीरो के नंबर डायल किए। चंद लम्हों बाद ब्लैक ज़ीरो से राब्ता कायम हो गया। इमरान ने उसे जूलिया को दी गई हदायत बता दी, ताकि अगर जूलिया रिंग करे तो ब्लैक ज़ीरो उसे संभाल सके, और फिर रिसीवर रखकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसके दिल पर छाई हुई तमाम इज़्तिराबी कैफियत को मुकम्मल खात्मा हो चुका था, और वो लिबास बदलने के साथ साथ बार बार दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने उसकी दुआ कबूल कर ली। और एक अहम क्लू सामने आ गया। अगर टाइगर ब्रूस का नाम ना लेता तो शायद इमरान यही समझता कि हो सकता है कोई मुजरिम ग्रुप जो पहाड़ों में छुपा हुआ हो, रात के वक्त कहीं कोई जुर्म करने शहर आ रहा हो। लेकिन ब्रूस के नाम ने ये वाज़े कर दिया था कि ये लोग किसी खास मंसूबे पर अमल करने सुराजिया टीले या उसके साथ पहाड़ पर छुपे रहे हैं, और अब फारिग होकर वापस आ रहे हैं। लेकिन चूंकि पहले वो सुराजिया टीले की खुदाई में भी मसरूफ़ थे, इसलिए इमरान को यकीन था कि यकीनन इस कदीम शहर के नीचे कोई तहखाने उन्होंने ढूंढ निकाले हैं, और ये लोग वहाँ छुपे हुए थे। इन तहखानों में रहकर वो कोई ऐसा मंसूबा तो बरोए कार ना ला सकते थे जिसका सैलाब से कोई ताल्लुक होता, लेकिन फिर भी उसने इन तहखानों को चेक करने का फैसला कर लिया था। थोड़ी देर बाद इसकी कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सुराजिया की तरफ बढ़ती चली जा रही थी।
तकरीबन आध घंटे की तेज ड्राइविंग के बाद वो पुल तक पहुंच गया, लेकिन वहां ना टाइगर था ना वो 20-22 अफराद। बहरहाल इमरान ने कार पुल क्रॉस करके सुराजिया टीले की तरफ बढ़ा दी और थोड़ी देर बाद वो टीले के पास पहुंच चुका था। वहां उसी तरह हर तरफ अंधेरा और वीरानी छाई हुई थी। उसी लम्हे तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन इमरान पहले से उसका इंतजाम करके आया था, इसलिए उसने कार में रखी हुई बरसाती उठाकर पहनी और फिर कार की फ्रंट सीट उठाकर उसने नीचे मौजूद बॉक्स में से एक ताकतवर टॉर्च, चंद डायनामाइट स्टिक्स और एक लोड मशीन गन उठाई। डायनामाइट स्टिक इसने कोट की जेबों में डाल दिए, मशीन गन को बरसाती के अंदर बगल में लटकाया और टॉर्च लेकर वो कार से निकला और तेजी से टीले की तरफ बढ़ गया। टॉर्च की तेज रोशनी में अचानक उसे काफी अफराद के कदमों के निशानात एक तरफ जाते दिखाई दिए। निशानात तेज बारिश की वजह से मिटते जा रहे थे, लेकिन इमरान ने किसी हद तक उनके रुख का अंदाजा कर लिया और फिर वो टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता हुआ इस जगह पहुंच गया जहां वो सपाट चट्टान थी। सपाट चट्टान वैसे ही एक तरफ पड़ी हुई थी जहां सफदर और तनवीर ने उसे उठाकर फेंका था और इमरान इस चट्टान को देखकर ठटक कर रुक गया। इसका तो यही मतलब था कि इस तरफ इनके जाने के बाद कोई नहीं आया, लेकिन कदमों के निशानात का रुख उस तरफ को आता महसूस हो रहा था। इमरान ने सोचा कि शायद इस जगह से आगे कहीं से ये लोग आए हों, चनाचा वो टॉर्च लिए आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही उसने तेजी से इस जगह को क्रॉस किया जहां से उन्होंने चट्टान उठाकर एक तरफ फेंकी थी, वो बेइख्तियार उछल कर मुड़ा, क्योंकि उस जगह तेजी से गुजरते हुए उसे यूं एहसास हुआ जैसे इस जगह के नीचे खला हो। उसके तेज उठते हुए कदमों की वजह से ऐसी ही आवाज़ आई थी। वो तेजी से मुड़ा और एक बार फिर इस जगह के ऊपर से गुजरा और इस बार उसने जानबूझकर जोर से कदम मारे और उसके साथ ही उसका जहन भग से उड़ गया, क्योंकि वाकई ही इस जगह के नीचे खला था। मखसूस आवाज़ इस बार साफ सुनाई दी। उसने पूरी तरह यकीन करने के लिए 2-3 बार वहाँ मुख्तलिफ जगहों पर इधर उधर कदम मारे। उसे मालूम हो गया कि जितनी जगह वो चट्टान मौजूद थी जो उन्होंने उठाकर एक तरफ फेंकी थी, उतनी जगह के नीचे खला था। उसी लम्हे उसे दूर से एक कार की हेडलाइट्स चमकती हुई दिखाई दी और वो रुक गया, क्योंकि दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो एजेंट दोबारा वहाँ आ रहे थे या फिर सफदर अपने साथियों समेत आ रहा था। अभी इमरान उन्हें देख ही रहा था कि उसकी कलाई पर ज़रबें लगनी शुरू हो गई। उसने जल्दी से डायल को देखा तो डायल पर एक हिंसा तेजी से जल बुझ रहा था। हिंसा देखते ही इमरान समझ गया कि ये टाइगर की तरफ से कॉल होगी। उसने विंड बटन को मखसूस अंदाज में खींचकर घुमाया और घड़ी को कान से लगा दिया। हेलो हेलो टाइगर कॉलिंग ओवर। टाइगर की आवाज़ इमरान के कान पर पड़ी। यस इमरान स्पीकिंग, क्या रिपोर्ट है? ओवर। इमरान ने घड़ी का मुंह के करीब ले आते हुए पूछा। बॉस वो 22 अफराद हैं। वो पुल पार करके करीबी वैरान से ज़राई फार्म गए और वहाँ 2 बड़ी जीपें मौजूद थी जिस पर बैठकर वो दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ गए। मैंने उनका ताकुब किया। ये लोग दारुल हुकूमत के डिफेंस कॉलोनी से मुलिका टेक्नोक्रेट्स कॉलोनी की कोठी नंबर 108 की ए ब्लॉक में गए हैं, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि कोठी के बाहर किराए के लिए खाली है का बोर्ड भी मौजूद है और गेट पर बड़ा सा ताला भी लगा हुआ है, जिसे खोलकर वो जीपें अंदर ले गए और अभी तक अंदर हैं। ओवर। टाइगर ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। तुम वहां निगरानी करो, मैं चीफ को कहकर सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को भिजवाता हूँ, वो तुमसे कनेक्ट कर लेंगे। कहाँ होंगे तुम? ओवर। इमरान ने पूछा। यहाँ तेज बारिश हो रही है, मैं इस कोठी से जरा हटकर एक बड़े दरख्त के नीचे कार में मौजूद हूँ। ओवर। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम वहीं रुको और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान वहाँ पहुंचेंगे। जूलिया उनके साथ होगी। जूलिया तुम्हारी क़यादत करेगी। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा। उसने विंड बटन को और ज़्यादा खींचकर घुमाया और डायल पर मौजूद चमकदार सुइयों को उसने जब एक मजीद मखसूस हिंदसे पर इकट्ठा किया तो वो हिंदसा तेज़ी से जलने बुझने लगा। इमरान ने विंड बटन को दबा दिया। हेलो इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस जूलिया अटेंडिंग। ओवर। चंद लम्हों बाद जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। जूलिया सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को लेकर फॉरेन डिफेंस कॉलोनी से मुल्हिका कॉलोनी टेक्नोक्रेट्स कॉलोनी के ब्लॉक ए कोठी नंबर 108 पर पहुंच जाओ। शदीद बारिश की वजह से कोठी के फाटक के सामने के रुख जरा हटकर एक दरख्त के नीचे टाइगर अपनी कार में मौजूद है। इस कोठी के अंदर ग्रेडलैंड ट्रैगर सेक्शन के 22 अफराद मौजूद हैं। कोठी के गेट पर किराए के लिए खाली है का बोर्ड भी मौजूद है। तुमने इनको चारों तरफ से निगरानी करनी है, सिर्फ निगरानी, लेकिन अगर ये लोग कहीं जाएं तब भी तुमने उन्हें निगाहों से ओझल नहीं होने देना। टाइगर को मैंने कह दिया है वो तुम्हारी मातहती में काम कर लेगा, बाकी तफसीलात उनसे हासिल कर लेना, लेकिन जब तक मैं मज़ीद हदायत ना दूं तुम लोगों ने कोई मुदाखलत नहीं करनी। ओवर एंड ऑल। इमरान ने पूरी तफसील से हदायत देते हुए कहा और कॉल ख़त्म करने के लिए विंड बटन प्रेस करके राब्ता ख़त्म कर दिया। शदीद बारिश में जुगनुओं की तरह चमकती हुई कार की हेडलाइट्स इस दौरान टीले के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन अब इमरान एतमीनान से खड़ा था, क्योंकि टाइगर की कॉल से उसे ये बहरहाल एतमीनान हो गया था कि क्रैगर या उसके साथी वापस नहीं आ रहे।
اس لیے یقیناً آنے والے صفدر اور اس کے ساتھی ہی ہوں گے۔ عمران نے ٹارچ جلا کر انہیں اپنی موجودگی کی جگہ بتائی اور کار ٹیلے کے قریب آ کر رکی اور پھر کار میں سے برساتیاں پہنے ہوئے 3 افراد نکلے اور تیزی سے عمران کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر تھے۔ عمران صاحب، دوبارہ یہاں آنے کا کیا مقصد ہوا؟ یہاں تو ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہے، صفدر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ ذرا اس جگہ جہاں سے ہم نے چٹان اٹھائی تھی پیر مارو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پیر مارو کیا مطلب؟ یہاں پہلے بھی چیکنگ کر لی گئی تھی، یہ جگہ ٹھوس سی ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یار کہیں بارش کے ساتھ ضد تو نہیں اتر رہی؟ خواہ ضد اور حجت کے لیے جا رہے ہو؟ عمران نے اس بار قدرے تلخ لہجے میں کہا اور صفدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس جگہ پر پیر مارا تو دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ بارش اور اندھیرے کے باوجود ٹارچ کی روشنی میں اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اوہو، یہاں نیچے تو خلا ہے، حالانکہ پہلے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے کی بات چھوڑو، اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ڈائنامائٹ سٹکس تو ہیں لیکن بارش کی وجہ سے وہ استعمال نہیں ہو سکتی، اور میرا آئیڈیا ہے کہ یہ کسی بڑے اور قدیم تہ خانے کا راستہ ہے اور یقیناً اندر کوئی خاص منصوبہ بندی کی گئی ہے، عمران نے کہا۔ کار میں سیلو فین کا ایک بڑا لفافہ موجود ہے، میں نے اس میں برساتی رکھی ہوئی ہے، اسے ڈائنامائٹ سٹکس پر چڑھا لیتے ہیں، صفدر نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا تیزی سے صفدر کی کار کی طرف بڑھ گیا، صفدر بھی اس کے پیچھے چلا تھا۔ عمران دروازہ کھول کر اوپری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صفدر نے آگے والی سیٹ پر بیٹھ کر ڈیش بورڈ کے اندر سے سیلو فین کا ایک بڑا سا لفافہ نکال کر عمران کو دیا۔ عمران نے برساتی کی زپ کھولی اور پھر اندر لباس کی جیب سے اس نے ڈائنامائٹ سٹکس باہر نکالی۔ سیلو فین کو ان کے اوپر چڑھا کر اس نے صرف فلیتا باہر رکھا۔ اندرونی جیب سے ایک لائٹر نکال کر بھی اس نے جیب میں ڈالا اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور پھر دوڑتا ہوا اس جگہ گیا جہاں تنویر اور کیپٹن شکیل موجود تھے۔ 2-3 بڑے پتھر اٹھا لاؤ، جلدی کرو، عمران نے کہا اور تنویر اور کیپٹن شکیل نے دوڑ کر ارد گرد پھیلے ہوئے 3-4 بڑے پتھر اٹھائے اور عمران نے انہیں اس خلا والے حصے کے عین درمیان میں ایک دوسرے سے جوڑ کر اس طرح رکھ دیا کہ درمیان میں ایسا خلاصہ بن گیا جس پر بارش براہ راست نہ پڑ سکتی تھی۔ عمران نے ڈائنامائٹ سٹکس اس کے نیچے رکھی، گو سٹکس پر ہیلو فین چڑھا دیا، لیکن بارش اس قدر زوردار ہو رہی تھی کہ سیلو فین کے باوجود لمبی سٹکس کے اندر تک پہنچ سکتی تھی اور سٹکس کا فلیتا چونکہ خاصا لمبا رکھا جاتا تھا تاکہ سٹکس تک آگ پہنچنے تک اسے لگانے والے دور پہنچ سکیں، اس لیے عمران کو خطرہ تھا کہ کہیں آگ پہنچنے تک سٹکس شدید بارش کی وجہ سے ناکارہ ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے انہیں پتھروں کی آڑ میں رکھا تھا۔ فلیتے کی بارش میں بھیگنے کا کوئی مسئلہ نہ تھا کیونکہ ایک بار آگ لگنے کے بعد آگ بھیگے ہوئے فلیتے کے اندر دوڑتی ہوئی سٹکس تک پہنچ جاتی اور سرے پر باقاعدہ حفاظتی کیپ چڑھی ہوتی تھی۔ سٹکس اندر رکھ کر اس نے تیزی سے فلیتے کو دور تک پھیلایا اور پھر ان سب کو دور ہٹ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے لائٹر جیب سے نکالا اور فلیتے کی کیپ ہٹا کر اس نے ہتھیلی کی آڑ میں گیس لائٹر چلایا اور اسی آڑ میں اس نے سرے کو آگ لگانی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد فلیتا سلوک اٹھا اور آگ تیزی سے سٹکس کی طرف بڑھنے لگی۔ عمران نے لائٹر بجھایا اور دوڑتا ہوا دور چلا گیا۔ چند لمحے بعد خوفناک دھماکہ ہوا اور جس جگہ سٹکس موجود تھی وہاں سے اس طرح پتھر اوپر کی طرف اٹھے جیسے کوئی چھوٹا سا آتش فشاں پھٹ پڑا ہو، لیکن چند لمحوں بعد وہاں ایک بار پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ صرف تیز بارش کی آواز کے علاوہ دور سے دریائے کونڈس کی طوفانی لہروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ خاموشی ہوتے ہی عمران سمیت ادھر ادھر بکھرے ہوئے سب افراد تیزی سے اس جگہ پہنچے اور پھر ٹارچوں کی روشنی میں ایک بڑا خلا، انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی سرنگ انہیں صاف دکھائی دی۔ اوہ، یہ تو کوئی قدیم سرنگ ہے، عمران نے کہا اور دوسرے لمحے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیچھے صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی نیچے اترے اور پھر ٹارچوں کی روشنی میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ ذرا سا آگے بڑھتے ہی وہ یکلک ٹھٹک کر رک گئے کیونکہ ٹارچ کی تیز روشنی میں سرنگ کی چھت پر نصب فلور سٹینڈ ٹیوب انہیں صاف دکھائی دے رہی تھی اور ظاہر ہے یہ ٹیوب قدیم زمانے کے افراد کی لگائی ہوئی تو نہ تھی۔ تو یہاں کافی کچھ ہوتا رہا ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران صاحب، یہ سرنگ دریا کی طرف جا رہی ہے، صفدر نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب اس طرح حیرت سے بت بنے کھڑے تھے جیسے انہوں نے دنیا کا نواں عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ نہ صرف ان کے جسم ساکت تھے بلکہ ان کی آنکھیں بھی حیرت کی شدت سے اس طرح ساکت ہو گئی تھی جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھما کر انہیں مجسموں میں تبدیل کر دیا ہو۔ اوہ خدایا، ہم لوگ اوپر گھومتے رہے اور یہ مجرم یہاں اس قدر پیچیدہ کام کرتے رہے، عمران کے منہ سے بے اختیار نکلا۔
यहाँ क्या किया गया है? ये तो यूं लगता है जैसे सुरंग की छत को किसी खास मिसालिया से नीचे पुश्ता दिया गया हो ताकि तूफान की वजह से सुरंग की छत बैठ ना जाए। लेकिन ये मशीनें वगैरह। तनवीर के लहजे में शदीद हैरत थी। ये तरजीसम पत्थर से दीवार बनाई गई है। वो 500 ट्रक और ये आखिरी ट्रक का पत्थर यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इमरान ने कहा और फिर तेजी से इस दीवार की तरफ बढ़ गया। दीवार के साथ अजीब गरीब किस्म की मशीनें फिट थी, लेकिन वो सब साकित खड़ी थी। इमरान ने दीवार पर हाथ फेरा और टॉर्च की रोशनी में उसे गौर से देखने लगा। उसे कुछ समझ ना आ रही थी कि आखिर ये कैसी दीवार है। बिज़ाहिर तो तनवीर की बात दुरुस्त नजर आ रही थी कि सुरंग की छत को बैठने से रोकने के लिए पुश्ता बनाई गई थी, और फासले से ये बात भी वाज़ेह थी कि जिस जगह ये दीवार बनाई गई थी उनके ऐन ऊपर दरिया का हेड है, और दीवार बेहद तवील थी क्योंकि उसका दूसरा हिस्सा नजर ना आ रहा था। दीवार दरमियान में थी जबकि उसके दोनों अतराफ में मशीनें फिट थी और बाकायदा दीवार थी। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और फिर आगे बढ़ता ही गया, और इस कदर तवील दीवार। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये तो दरिया के पूरे बेड के नीचे है, कम से कम 3 किलोमीटर तो होगी। दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते सफदर ने कहा, और इमरान ने सर हिला दिया। इमरान ने अब इन मशीनों को जायजा लेना शुरू कर दिया, लेकिन ये मशीनें ज़मीन और दीवार के साथ जगह जगह पैवस्त थी और एक मखसूस फासले पर मौजूद थी, और दीवार की ये दोनों अतराफ में ऐसा ही था। और ये तो मखसूस किस्म के प्रेशर मशीनें हैं, इमरान ने कहा, और सब साथी बे इख्तियार चौंक पड़े। प्रेशर मशीनें? क्या मतलब? यहाँ प्रेशर का क्या मतलब? सफदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन इमरान अब दीवार की जड़ के साथ अकड़ू बैठा हुआ टॉर्च की मदद से इसके इस हिस्से का जायजा ले रहा था जो जमीन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ओहो, वेरी बैड, रियल वेरी बैड। इस कदर खौफनाक मंसूबा। यखलख्त इमरान जैसा शख्स भी खौफ की शिद्दत से चीख पड़ा। क्या हुआ इमरान साहब, कैसा मंसूबा? सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर तीनों ने ही हैरत भरे लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार उछल पड़े क्योंकि इमरान के चेहरे पर यकलक जो दहशत सी उभर आई थी उसने उन्हें चौंका दिया था। ओहो, काश कुछ वक्त मिल जाए। तुम सब दोनों तरफ सुरंग की दीवारों का जायजा लो, जल्दी करो। इसका ऑपरेटिंग पैनल यकीनन दीवार के अंदर छुपाया गया है, जल्दी करो। मैंने उसकी लिंकिंग तार ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जल्दी करो। अगर ये मंसूबा ऑपरेट कर दिया गया तो पाकिस्तान के करोड़ों अफराद मौत के घाट उतर जाएंगे, इमरान ने वहशियाना अंदाज में चीखते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने टॉर्च को दीवार की जड़ से लगाकर इंतहाई तेज रफ्तारी से दीवार के साथ साथ दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि सफदर और कैप्टन शकील टॉर्चें लेकर सुरंग की दीवार का जायजा लेते हुए आगे बढ़ने लगे, जबकि तनवीर दौड़कर इस मसनूई दीवार की दूसरी तरफ मौजूद सुरंग की दीवार का जायजा लेने पहुंच गया। 3 किलोमीटर लंबी दीवार खत्म होते ही ना आ रही थी, लेकिन इमरान के पैरों में तो जैसे मशीनें फिट हो गई थी। वो बिजली की सी तेज रफ्तारी से दीवार की जड़ में टॉर्च की रोशनी डालता और फिर चला जा रहा था। हालांकि ज़मीन नाहमवार थी और वहाँ मुख्तलिफ साइज़ों के पत्थर भी थे, लेकिन इमरान को किसी चीज़ की परवाह ना थी। उसके ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि दौड़ने के अंदाज में भी वहशत थी। दौड़ते दौड़ते यकलख्त इमरान ने रुकने की कोशिश की, और अचानक रुकने की वजह से इसके कदम लड़खड़ाए, और दूसरे लम्हे वो पहलू के बल पत्थरों पर एक धमाके से गिरा। इसने नीचे गिरा कर उठने की कोशिश की, लेकिन इसके जहन में एक लम्हे के लिए जैसे सूरज उतर आया हो, और दूसरे लम्हे तारीकी सी छा गई हो। लेकिन फिर जैसे दूर किसी गहरे कुएं की तह से आवाज़ें सुनाई देती हैं, इस तरह उसके जहन ने आवाज़ों को कबूल किया, और उसके साथ ही गहरा अंधेरा तेजी से छटने लगा। इमरान साहब, ये आवाज़ सफदर की थी जो उसे पूरी तरह झंझोड़ रहा था। ओहो, वो तार का सिरा। इमरान एक झटके से उठकर बैठते हुए वहशत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। अचानक गिरने की वजह से टॉर्च उसके हाथों से निकल गई। आपकी कनपट्टी से ऊपर गहरा जख्म है, आप इधर दीवार के साथ बैठ जाएं और हमें बताएं क्या करना है। सफदर ने उसे संभालते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा, लानत भेजो मेरे जख्म पर। इस वक्त करोड़ों बेगुनाह अफराद मौत की सूली पर लटके हुए हैं, मुझे टॉर्च दो। इमरान ने साथ खड़े कैप्टन शकील के हाथ से टॉर्च झपटी और उठकर इस तरफ को दौड़ पड़ा जहां उसे दीवार की जड़ के साथ मोटी सी तार का एक सिरा नजर आया था, और जिसे देखकर उसने बेतहाशा दौड़ने के दौरान रुकने की कोशिश की थी। इमरान ने टॉर्च एक तरफ रखी और वहशियाना अंदाज में वहां से मिट्टी और पत्थर हटाने शुरू कर दिए। सफदर और कैप्टन शकील भी इसके साथ शामिल हो गए, और इनकी मुश्तरका कोशिशों से उन्होंने स्याह रंग की एक मोटी सी तार जो तकरीबन 1.5 से भी ज्यादा मोटाई की थी बाहर निकल आई। ये तार सुरंग की दीवार की तरफ जा रही थी। वो तार को बाहर निकालते निकालते सुरंग की दीवार तक पहुंच गए, लेकिन तार सुरंग की ठोस पत्थरों की दीवार के अंदर जाकर गायब हो गई। इमरान ने वहशियाना अंदाज में दीवार के इस हिस्से पर हाथ मारने शुरू कर दिए, लेकिन ये सारे हिस्से ठोस थे।
ओहो, यकीनन यहाँ ऑपरेशनल पैनल होगा, इमरान ने चीख कर कहा और सफदर और कैप्टन शकील भी इस हिस्से को थपथपा कर देखने लगे, लेकिन कोई पत्थर भी ढीला या खाली ना था। इतनी देर में तनवीर भी दौड़ता हुआ वहां आ गया, कहीं ये तार दीवार पार करके दूसरी तरफ ना चल गई हो। सफदर ने कहा, ओहो, ये बिजली की तार होगी, बाहर से अंदर आ रही होगी। हट जाओ, मैं इसे फायरिंग से तोड़ता हूँ तो और कोई सूरत नहीं, इमरान ने कहा। इस लम्हे सफदर उसके हाथ में मशीन गन पकड़ा दी। इमरान तेजी से पीछे हटा, बाकी साथी भी पीछे हट गए और दूसरी लम्हे सुरंग मशीन गन की तेज फायरिंग से गूंज उठा। गोलियां पूरे तवातुर से स्याह रंग की इस तार पर पड़ती रहीं, लेकिन दूसरे लम्हे उनके चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए जब फायरिंग रुकने पर उन्होंने तार को उसी तरह दुरुस्त हालत में देखा। मशीन गन की गोलियों की बारिश ने भी तार का कुछ ना बिगाड़ा। ऐसा लगता था जैसे तार के ऊपर कोई फायर प्रूफ मवाद मौजूद चढ़ा हो। ओह, ये तो एंटी सॉफ्टिक तार है, इस पर तो ना गोलियां असर करेंगी और ना ही ये कटरे से काटी जा सकती हैं। इंतहाई जदीद सामान इस्तेमाल किया गया है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। सफदर भाग कर जाओ और मेरी कार की फ्रंट सीट के नीचे बॉक्स में से डायनामाइट स्टिक्स उठा लाओ। हमें अब इस दीवार के हिस्से को जगह जगह से तोड़ना पड़ेगा, तभी ऑपरेशन पैनल मिल सकेगा, वरना नहीं। और बगैर ऑपरेशन पैनल मिले हम इस खौफनाक मंसूबे को ख़त्म नहीं कर सकते। जाओ, जल्दी जाओ, कहीं वो लोग उसे ऑपरेट ना कर दें, इमरान ने तेज लहजे में कहा। मैं जाता हूँ, तनवीर ने कहा और तेजी से वापस दहाने की तरफ दौड़ पड़ा। बैंडेज का सामान भी ले आना तनवीर, सफदर ने चीख कर कहा और तनवीर ने दौड़ते दौड़ते सर हिला दिया। ये कैसा मंसूबा है, कुछ हमें भी तो बताओ, सफदर ने कहा। क्या बताऊं सफदर, ये मंसूबा जिसके जहन की भी तख्लीक है उसे तखरीबकारी का शैतानी इनाम दिया जाना चाहिए। तरजीह पत्थर के साथ केमिकल्स मिक्स करके उन्होंने दरिया के बेड के नीचे एक हॉलो वाल तैयार कर दी है और उसके नीचे प्रेशर मशीनों के बेड लगा दिए गए हैं। ये जो एक दीवार नजर आ रही है, ये दरअसल दो दीवारें हैं जिनके दरमियान खला है। इसके ऊपर, नीचे और साइडों के हिस्सों को जोड़ दिया गया है और अंदर गैस भरी हुई है। ये दीवार अब इंतहाई ताकतवर डायनामाइट और ताकतवर बमों से भी नहीं टूट सकती, लेकिन अभी उसे पानी नहीं लगा। जिस तरह आम सीमेंट पानी लगने से पुख्ता हो जाती है, इस तरह ये केमिकल्स के साथ मिक्स की हुई तरजीसम भी पानी लगने से ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। उन्होंने मंसूबा बनाया है कि जब ऊपर मौजूद दरियाए कॉन्डस में भरपूर सैलाब आए तो उसे ऑपरेट कर दिया जाए। प्रेशर मशीनें इस पूरी तवील दीवार को यकलख्त ऊपर को पूरी कुव्वत से उठाएंगी और ये दीवार सुरंग की छत तोड़कर ऊपर मिट्टी से निकलकर दरिया के ऐन दरमियान में ऊपर काफी बुलंदी तक कायम हो जाएगी। दरिया की नरम रेतली मिट्टी की तह इस पर चढ़ जाएगी और फिर मुसलसल उसे पानी लगता रहेगा। चनाचा ये हॉलो वाल इस कदर मजबूत और सख्त हो जाएगी शायद एटम बम भी उसे तोड़ ना सके। अब क्या होगा, दरिया का पानी आगे दरिया के बेड में बहने से रुक जाएगा और पूरी कुव्वत से दरिया की साइडों पर बहने लग जाएगा। सैलाब चूंकि मुसलसल और खौफनाक रफ्तार से आ रहा होगा, इसलिए वसी रकबे में मुसलसल तबाहियाँ फैलाता हुआ नए रास्ते बनाता आगे बढ़ता जाएगा। पहले दारुल हुकूमत उसकी जद में आएगा और दूसरे शहर, और ये इस तरह तबाहियाँ फैलाता बड़े छोटे शहर, कस्बे, फसलें, ज़मीन, मकानात और इंसानों का खात्मा करता चला जाएगा। हज़ारों लाखों अफराद खौफनाक सैलाब की जद में आकर हलाक हो जाएंगे। रास्ते में आने वाली तमाम फसलें, मकानात, अहम फौजी स्टोर, छावनियाँ, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ना ही ये दीवार टूटेगी और ना ही इस वसी रकबे में फैलकर आगे बढ़ने वाले सैलाब का कोई बंद बांध कर रोका जा सकेगा। यहाँ से उकब में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ डैम मौजूद हो और दरिया के पानी का रुख बदला जा सके। इसलिए सिवाय खौफनाक और मुकम्मल तबाही के और पाकिशिया का कोई मुकद्दर ना बनेगा, इमरान ने कहा। और सफदर और कैप्टन शकील दोनों के चेहरे गैसो गज़ब से बुरी तरह बिगड़ते चले गए। अब उन्हें इमरान की वहशत का सही अंदाजा हो रहा था और अब हकीकत में उन्हें एक एक लम्हा शाको गुजर रहा था। ओहो, इस कदर खौफनाक और तबाहकुन मंसूबा इन दोनों के हल्क से बेइख्तियार निकला। उसी लम्हे तनवीर के दौड़ने की आवाज़ से सुनाई थी। वो वाकई पूरी रफ्तार से दौड़ा चला आ रहा था और थोड़ी देर बाद वो नमूदार हो गया। उसने दोनों हाथों में वो बड़े बड़े थैले उठाए थे। मैं मैकेनिकल फिटिंग बैग भी साथ ले आया हूँ, तनवीर ने करीब आकर कहा। इमरान एक थैले पर झपटा और फिर उसने उसमें से डायनामाइट स्टिक्स निकाल कर नीचे रखनी शुरू कर दी। साथ ही इमरान ने थैले के अंदर से फलीते का एक बड़ा सा गुच्छा निकाल कर सफदर की तरफ फेंक दिया। 10 फीट के फासले पर एक एक करके बांध दो, जल्दी करो, इमरान ने कहा। और सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर तीनों इन स्टिक्स की बंडलों को तोड़कर एक एक स्टिक अलहदा अलहदा कर
के बांधने में मसरूफ हो गए। फिर इमरान भी उनके साथ शामिल हो गया। इन चारों के हाथ इंतहाई तेज रफ्तारी से चल रहे थे और थोड़ी देर बाद स्टिक्स का एक ढेर सा बन गया जो फलीते की मदद से एक दूसरे से बंधी हुई थी। जिस जगह वो एंटी सॉफ्टिक तार दीवार में गायब हो रही थी उसको मरकज बनाकर दोनों तरफ डायनामाइट लगाया जा रहा था। जहां जहां सुरंग की दीवार में जगह नजर आए अटकाते जाओ, जल्दी करो जल्दी, इमरान ने चीख कर कहा। और उसके बाद दीवार के उभरे हुए पत्थरों में से स्टिक्स उठा अटकाई जाने लगी। वो सब वाकई ही इंतहाई बर्क रफ्तारी से काम में मसरूफ थे। बैग उठा लो और सब इधर आ जाओ, इमरान ने चीख कर कहा। वो इस वक्त सुराचिया वाले दहाने की तरह मौजूद था। हालांकि इसका पूरा चेहरा और साइड खून से भरी हुई थी और इस खून की वजह से इसका चेहरा अजीब गरीब लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसे किसी चीज़ का होश ना था और सफदर वगैरह को भी शायद अब सिवाय इस काम के और किसी बात का ख्याल ना रहा था। जब से इमरान इस हॉलोवाल के तबाहकुन मंसूबे की तफसील बताई थी उनके दिल इस कदर तेज़ी से धड़क रहे थे जैसे अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएंगे। उनका बस न चल रहा था कि वो इस दीवार को घसीटते हुए दरिया से दूर ले जाएं या हर किसी तरह दरिया को ऊपर से हटा दें, लेकिन जाहिर है दोनों ही बातें उनके बस में न थी। बहरहाल बैग उठाए वो दौड़ते हुए इमरान के करीब पहुंचे तो इमरान ने फलीते की सर को लाइटर से आग लगा दी और फिर वो सब तेज़ी से दौड़ते हुए दहाने की तरफ बढ़ने चले गए। चंद लम्हों बाद पहला धमाका हुआ और जब वो दहाने पर पहुंचे तो दूसरा धमाका हुआ और फिर तेजी से धमाके के होते चले गए। इन धमाकों के साथ ही बड़े बड़े पत्थरों के गिरने और हॉलो वाल से टकराने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। जब कोई डायनामाइट फटता तो सुरंग में जैसे बिजली सी चमक जाती और एक बार फिर खूब अंधेरा सा छा जाता। इमरान दिल ही दिल में धमाकों की बाकायदा गिनती कर रहा था। डायनामाइट स्टिक्स की तादाद 200 के करीब थी और गोया पूरी दीवार की लंबाई तक नहीं आ सकते थे। इमरान ने इसे हॉलोवाल के तकरीबन दरमियानी हिस्से में सामने वाली दीवार पर लगाया था क्योंकि उसका आइडिया था कि प्रेशर मशीनों का ऑपरेटिंग पैनल हॉलोवाल की तकरीबन साइड में ही होगा। जब तमाम स्टिक्स फट गई तो इमरान और उसके साथी टॉर्चें जलाए आगे बढ़ने लगे। नीचे पत्थरों के ढेर थे और इन पत्थरों पर चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इमरान की टॉर्च की रोशनी सुरंग की इस दीवार पर पड़ रही थी जिसमें डायनामाइट स्टिक्स लगाई गई थी। और फिर जैसे ही रोशनी का दायरा एक फौलाद के बड़े से चौखटे पर पड़ा, ये है पैनल, इमरान ने चीख कर कहा और बाकी साथियों की टॉर्चें भी इस पर पड़ने लगी। वाकई ही दीवार के अंदर काफ़ी गहराई में स्याह रंग के फौलाद का एक बड़ा सा बॉक्स जो बाहर से बिल्कुल बंद था फिट नजर आ रहा था और स्याह रंग की तार बॉक्स के नीचे से इसके अंदर जा रही थी। वो ये बिजली की तार नहीं है बल्कि ऑपरेशनल वायर है, इसलिए उसे एंटी सॉफ्टिक अंदाज में तैयार किया गया है ताकि इंतहाई लोड बर्दाश्त कर सके, इमरान ने कहा और बाकी साथियों ने सर हिला दिए। वो मैकेनिकल फिटिंग बैग कहाँ है? मुझे तो तनवीर ने वाकई ही अक्लमंदी की है कि उसे अपने साथ उठा लाया है, वरना उसे खोलने के लिए फिर उसे लेने जाना पड़ता, इमरान ने कहा। और तनवीर के चेहरे पर इमरान की तारीफी अल्फाज सुनकर मुस्कुराहट सी रेंगने लगी। वैसे भी उसने मंसूबे की तबाहकारियों की तफसीलात ना सुनी थी, इसलिए उसके चेहरे पर वो वहशत ना थी जो सफदर और कैप्टन शकील के चेहरों पर थी। इमरान ने बैग लेकर रखा और फिर टॉर्च की मदद से उसने इस बॉक्स पर लगे हुए स्क्रू तलाश करने शुरू कर दिए ताकि उन्हें खोलकर इस बॉक्स को खोला जा सके, लेकिन गौर से देखने के बाद उसका सहन भग से उड़ गया। बॉक्स पर कोई स्क्रू ना था, उसे शायद चारों तरफ से वेल्ड कर दिया गया था ताकि कोई उसे खोल ही ना सके। बॉक्स की साख्त बता रही थी कि वो इंतहाई मजबूत तरीन फौलाद से बना है और इस पर भी एंटी सॉफ्टिक मटीरियल चढ़ा हुआ है। अब ये बॉक्स भी बम प्रूफ हो चुका था, उसे वेल्ड कर दिया गया था और इस पर भी एंटी सॉफ्टिक मटीरियल चढ़ा हुआ था। अब उसे ना ही तबाह किया जा सकता था और ना खोला जा सकता था। सिर्फ यही हल है कि वेल्डिंग प्लांट यहाँ लाया जाए और ताकतवर वेल्डिंग फ्लेम की मदद से उसके जोड़ काटे जाएं, लेकिन फौरी तौर पर ऐसा होना नामुमकिन है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कदरे मायूसाना लहजे में कहा। तो फिर अब क्या किया जाए? सफदर ने चौंक कर पूछा। इस पर गोलियां मारकर तो देखो, शायद मसला हल ही हो जाए। आखिर उसे अंदर गहराई में छुपा कर लगाने का मकसद तो यही नजर आता है कि उसके टूटने या खुलने का खतरा उनके जहनों में भी मौजूद था, कैप्टन शकील ने कहा। और इमरान ने सर हिलाते हुए मशीन गन की नाल का रुख उसकी साइड पर किया और फायर खोल दिया। उसका मकसद ये था कि किस तरह वो वेल्डिंग जोड़ तोड़ दिए जाएं, लेकिन कोशिश का नतीजा यकसरे बेसूद रहा। गोलियां बॉक्स से टकराकर चिपटी होकर नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन बॉक्स पर मामूली सा डंट पीना पड़ रहा था। हटो, मैं उस पर बम मारता हूँ, ये बम ले आया हूँ बम, तनवीर ने कहा और उसने बरसाती हटाकर जेब से एक छोटा मगर ताकतवर बम निकाला और उसके साथियों के एक तरफ हटते ही उसने पूरी कुव्वत से बम की पिन को अंगूठे से दबाकर बॉक्स पर दे मारा। एक खौफनाक सा धमाका हुआ और बॉक्स का गिर्द धुआं सा फैल गया, लेकिन जब धुआं छटा तो बॉक्स उसी तरह अपनी जगह मौजूद था।
ओह, ये तो वाकई ही बम प्रूफ है, तन्वीर ने मायूसाना लहजे में कहा और इमरान समेत सबके चेहरे लटक गए। इस बॉक्स को खोलने या तोड़ने की कोई तजवीज़ किसी के जहन में नहीं आ रही थी। इमरान के जहन में आंधियां सी चल रही थी और इस बॉक्स को खोलने की कोई तजवीज़ सोचने के लिए अपनी पूरी ज़हनी कुव्वत को आजमा रहा था, लेकिन नतीजा सिफर। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके जहन ने सिरे से काम करना ही छोड़ दिया है। अगर बॉक्स की साइडों पर चारों तरफ बम मारे जाएं तो शायद वो कील उखड़ जाएं जिनसे इस बॉक्स को दीवार में लगाया गया है, अचानक सफदर ने कहा। ओ हाँ, ये तरकीब शायद काम कर जाए, इमरान ने कहा और तनवीर ने जल्दी से जेब से यके बाद दीगरे कई बम निकाले और एक उसने अपने पास रखा, बाकी सफदर और कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दिए और फिर वो मुख्तलिफ सिमतों में खड़े हो गए, जबकि इमरान होंठ दबाए एक तरफ खामोश खड़ा था। बॉक्स की दोनों साइडों पर बम खौफनाक धमाके से फटे और पत्थर उड़ उड़ कर नीचे गिरे और उसी लम्हे तनवीर ने बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से पर दीवार पर बम मारा और इस बार उसके साथ ही चट्टान का बड़ा सा हिस्सा उखड़ कर नीचे एक धमाके से गिरा और बॉक्स भी इस चट्टान के साथ ही नीचे पत्थरों पर गिर गया। इमरान तेजी से बॉक्स की तरफ बढ़ा। वो चट्टान के साथ इस तरह चिपका हुआ था जैसे लोहा मकनातीस से चिपका हुआ था। इमरान ने बिजली की सी तेजी से इस चट्टान को सीधा किया और उसके साथ ही बॉक्स भी ऊपर आ गया, लेकिन वो इस तरह चट्टान के साथ चिपका हुआ था उसे शायद किसी खास मिसालिया के जरिए इस चट्टान के साथ चिपकाया गया था और ये इस कदर मजबूती से चिपका हुआ था कि चट्टान दीवार से अलहदा होकर नीचे गिरने के बावजूद वो अलहदा ना हुआ था। इमरान ने तेजी से चट्टान को दोबारा पलट दिया। अब इस चट्टान पर बम मारो, इमरान ने पीछे हटते हुए तनवीर से कहा। ये मेरे पास आखिरी बम है, तनवीर ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ घुमाकर पूरी कुव्वत से बम इस चट्टान के ऊपर मार दिया। एक धमाका हुआ और चट्टान रेजा रेजा होकर बिखर गई, लेकिन बॉक्स की अंदरूनी सतह भी उसी तरह की थी जैसे उसके सामने वाली सतह थी। वो बिल्कुल बंद था, इस तरफ से बंद। इमरान ने बॉक्स को सीधा किया, लेकिन मसला वैसे का वैसे था। बॉक्स बंद था और उसके खुलने का कोई तरीका भी जहन में ना आ रहा था। ओहो, मैं समझ गया, ये TX11 टाइप बॉक्स है। एक स्पेशल टाइप का बॉक्स नहीं खुल सकेगा, लेकिन ये इतनी बड़ी मशीनरी यकीनन या तो बिजली से चल सकती है या फिर इसके लिए कोई एटॉमिक बैटरी इस्तेमाल की गई होगी। एक ही सूरत है कि हमें इसकी पावर सप्लाई काटनी होगी। सफदर, तुम बाहर जाकर बिजली के खंभों को चेक करो, यकीनन किसी खंबे के साथ तार नीचे जमीन पर जा रही होगी, उसे मशीन गन से उड़ा दो। और कैप्टन शकील, तुम बाहर जाकर दरिया की तरफ जाओ। सुरंग के साथ साथ अगर कोई एटॉमिक बैटरी है तो फिर लाजिमन उसे दरिया के करीब किसी ऊंची जगह किसी बंद पर फिट किया गया होगा, क्योंकि पानी लगने से वो बेकार हो सकती है। और अगर मिल जाए तो इसको फौरन पॉइंट ऑफ कर दो, जल्दी करो, इमरान ने चीख चीख कर उन्हें हदायत देते हुए कहा और वो दोनों तेजी से वापस दहाने की तरफ दौड़ पड़े, जबकि इमरान इस बॉक्स पर एक बार फिर झुक गया। हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी में उसने इस बॉक्स को अब चारों तरफ से गौर से चेक करना शुरू कर दिया। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी एक जगह पर रुक गई। ये बॉक्स की साइड थी। क्या हुआ, कोई खास बात? तनवीर ने रोशनी को कुछ देर एक जगह पर रुकते हुए देखकर चौंक कर कहा। एक छोटा सा सुराख मौजूद है, टॉर्च पकड़ो, मैं देखता हूँ शायद फिटिंग बैग में कोई ऐसी चीज़ निकल आए जिसे इस बारीक से सुराख को इस्तेमाल में लाया जा सके, इमरान ने कहा और तनवीर ने सर हिलाते हुए टॉर्च पकड़ ली। इमरान मुड़कर बैग की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने बैग की जिप खोली और उसे एक सारी ज़रा खाली जगह पर उलट दिया। बैग में से मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े औजार निकल कर ढेर हो गए। इमरान ने तेज़ी से इस ढेर को हटाना शुरू कर दिया और फिर उसकी नज़र एक बारीक सी सुई वाले आले पर पड़ी, जिसके नीचे एक सुरंग जैसी सुर्ख रंग की लंबी सी नलकी फिट थी और नलकी के एंड में एक बटन सा लगा हुआ था। इमरान ने झपट कर उसे उठाया और उसकी आंखों में बेइख्तियार चमक सी उभर आई, क्योंकि ये इंतहाई जदीद किस्म का गैस कटर था और इस नलकी के अंदर सुर्ख रंग की ऐसी गैस भरी हुई थी जो फौलाद को भी इस तरह काट देती थी जैसे तार सा बनकर काट देती है। अभी इमरान ने ये गैस कटर उठाया ही था कि ये लख्त पूरी सुरंग में तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही बॉक्स के अंदर से साएं साएं की तेज आवाज़ें निकलने लगी। दीवार ऊपर को उठ रही थी। इमरान, तनवीर ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। वाकई ही दीवार आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठ रही थी और सुरंग का वो हिस्सा जिसके नीचे दीवार मौजूद थी से पत्थर और चट्टानें टूट टूट कर नीचे गिर रही थी। बाहर बाहर निकलो इमरान, अभी ये सारी सुरंग बैठ जाएगी, तनवीर ने चीखते हुए कहा। तुम जाओ, इमरान ने वहशत ज़दा अंदाज में कहा। उसी लम्हे उसके ऊपर और इर्द गिर्द भी पत्थर तेजी से गिरने लगे, लेकिन इमरान को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो सुई की कैप हटाकर नलकी के आगे लगी हुई सुई को इस बारीक सुराख में दाखिल करने की कोशिश में मसरूफ था, लेकिन तेज गड़गड़ाहट और मशीनों के चलने की वजह से पूरी सुरंग
इस तरह लरस रही थी जैसे शदीद ज़लज़ले की ज़द में आ गई हो, और फिर ऊपर से मुसलसल पत्थर और पथरीली मिट्टी भी इस पर गिर रही थी। लेकिन इमरान हर चीज़ से बेनियाज अपने काम में मसरूफ़ था। टार्च इसने इस तरह फंसा कर रखी हुई थी कि उसकी रोशनी मुसलसल बॉक्स पर पड़ती रहे। तुम इत्मीनान से काम करो इमरान, मैं ऊपर से आने वाली हर बला से तुम्हारी हिफाजत करूंगा, उसी लम्हे तनवीर ने कहा। लेकिन इमरान सहनी तौर पर स्टेज पर पहुंच चुका था कि उसके कान में तो शायद तनवीर की आवाज़ बड़ी होगी, लेकिन उसके जहन ने उसे कबूल ना किया। मशीनें मुसलसल चल रही थी, दीवार आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठ रही थी और सुरंग की छत से अब बड़े बड़े पत्थर, पथरीली चट्टानें और मलबा तेजी से नीचे गिरने लगा था। और यकीनन चंद लम्हों बाद कुछ चट्टान इमरान पर गिरकर उसका हमेशा के लिए खात्मा भी कर सकती थी। लेकिन इमरान इन सब बातों से बेनियाज हो चुका था। इसके जहन में सिर्फ करोड़ों बेगुनाह शहरियों की मौत और पाकिशिया की इबरतनाक तबाही का मंजर भी इस तरह साकित हो गया था जैसे स्क्रीन पर किसी फिल्म का सीन आगे बढ़ने की बजाय साकित हो जाता है। सुराख बेहद बारीक था, लेकिन चूंकि जमीन दीवारें मुसलसल हिल रही थी, इसलिए बावजूद कोशिश के गैस कटर की बारीक सुई इस सुराख में ना जा रही थी। लेकिन इमरान जनूनी अंदाज में जदोजहद में मसरूफ था और फिर अचानक सुई सुराख से टकराई और बारीक सुई आधे से ज्यादा टूट गई। इमरान के पहले से भींचे हुए होंठ और ज्यादा शिद्दत से भींचे गए, लेकिन दूसरे लम्हे उसका चेहरा खिल उठा क्योंकि सुई टूट जाने की वजह से उसका बाकी हिस्सा एक झटके से सुराख के अंदर दाखिल हो गया। और दूसरे लम्हे इमरान ने पूरी कुव्वत से नलकी के पीछे लगे हुए बटन को प्रेस कर दिया। नलकी एक लम्हे के लिए उसके हाथ में लर्जी, दूसरे लम्हे वो सुर्ख की जगह सफ़ेद रंग इख्तियार कर गई और उसके साथ ही बॉक्स में से निकलने वाली मखसूस आवाज़ और मशीनों की तेज़ कड़कड़ाहट भी यखलक बंद हो गई। अब सिर्फ पत्थर गिरने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हर आखिरकार अल्लाह ने हमें बचा दिया, इमरान ने एक झटके से सीधा होते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे उसका उठता हुआ जिस्म अपने ऊपर झुके हुए तनवीर से टकराया और तनवीर एक धमाके से उलटकर पहलू के बल पत्थरों पर जा गिरा। तनवीर का जिस्म बेहिस्सो हरकत हो गया। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में तनवीर पर झुकते हुए कहा। लेकिन तनवीर की आंखें बंद थी, वो बेहोश था। ओहो, तुमने मुझ पर उड़कर आके ऊपर से गिरने वाले सारे पत्थरों की ज़रब खुद खा ली है। ओह, तुम अजीम हो तनवीर, इमरान ने बेइख्तियार चीखने के से अंदाज में कहा। और दूसरे लम्हे उसने झपट कर फर्श पर पड़े तनवीर को उठाकर कांधे पे लादा, पत्थरों में दबी बड़ी टार्च उठाई जो अभी तक जल रही थी और दहाने की तरफ दौड़ने लगा। दीवार अब ऊपर को उठती बंद हो चुकी थी, मशीनें साकित खड़ी थी और छत पर से गिरने वाले पत्थर और चट्टानों में भी अब खासी कमी आ गई थी। सुरंग की छत का पत्थर और चट्टानों में भी अब खासी कमी आ गई थी। सुरंग की छत का वो हिस्सा ज्यादा मुतासिर हुआ था जहां से दीवार ऊपर को उठी थी। बाकी छत से छोटे बड़े पत्थर गिरे जरूर थे, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह कायम थी। इमरान साहब, तनवीर। उसी लम्हे दूर से टार्चों की रोशनी और सफदर और कैप्टन शकील की तेज आवाजें सुनाई थी और चंद लम्हों बाद वो दौड़ते हुए करीब आ गए। तनवीर को संभालो सफदर, मेरा अपना सर बुरी तरह चकरा रहा है, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा कि सफदर ने तेजी से झपट कर तनवीर को इमरान के कांधे से खींचकर अपने कांधे पर ला दिया, जबकि कैप्टन शकील ने इमरान को संभाला और फिर वो सब वापस दहाने की तरफ बढ़ गए। बाहर उसी तरह बारिश पूरे जोरों शोर से जारी थी, इसलिए वो इन इमारतों की तरफ बढ़ गए जो खाली पड़ी थी। खुदा का शुक्र है पाकिशिया अपनी तारीख की सबसे बड़ी तबाही से दूचार होने से बच गया। इमरान ने कमरे में जाकर एक दीवार से पुष्ट लगाकर बैठते हुए तवील सांस लेकर कहा। तनवीर तो शदीद जख्मी है इमरान साहब, इसकी पूरी पुष्ट, सर का पिछला हिस्सा और गर्दन जख्मों से अटी पड़ी है। सफदर ने सीने के बल तनवीर को फर्श पर लिटाकर पहली बार टॉर्च की रोशनी में उसकी पुष्ट और सर के पिछले हिस्से का जायजा लेते हुए कहा। और इमरान की आंखें भी तनवीर की हालत देखकर हैरत से फटी की फटी रह गई। इसकी तो तस्वीर भी मैं भी ना था कि तनवीर इस कदर शदीद जख्मी भी हो सकता है। ओहो, वो मेडिकल बैग वहीं सुरंग में रह गया है, जाओ उठा लाओ, जल्दी करो, तनवीर की हालत बेहद ख़राब है, इमरान ने अपनी तकलीफ भूलकर चीखते हुए कहा। और सफदर और कैप्टन शकील दोनों ही मुड़कर दौड़ते हुए इस कमरे से बाहर निकल गए। ओह तनवीर, तुमने पाकिशिया के करोड़ों अफराद की मौत और पूरे मुल्क की इबरतनाक तबाही को अपनी पुश्त पर रोका है। ओह, तुम अजीम हो तनवीर, मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ, इमरान ने बेइख्तियार होकर अकीदतमंदाना लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद सफदर और कैप्टन शकील वापस आ गए और इमरान ने बैग खोलकर सबसे पहले तनवीर को 2 इंजेक्शन लगाए और फिर इसने सफदर को उसके जख्म साफ करके बैंडेज करने के लिए कहा, क्योंकि अब उसकी अपनी हालत भी काफ़ी सी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तनवीर ये मेडिकल बॉक्स सुरंग में लाया तो उसके जख्मों की बैंडेज के लिए था, लेकिन फिर हालात इस कदर तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि इस बैग को खोलने का ही किसी को मौका ना मिला।
आप लेट जाएं इमरान साहब, मैं आपकी बैंडेज कर देता हूँ। कैप्टन शकील ने इमरान को बाजुओं से पकड़कर तनवीर के साथ फर्श पर लेटाते हुए कहा और फिर उसने भी इमरान को यक्के बाद दीगरे 3 मुख्तलिफ किस्मों के इंजेक्शन लगाए और फिर उसके सर और जिस्म के जख्मों पर बैंडेज में मसरूफ़ हो गया। इंजेक्शन लगने से इमरान का डूबता हुआ दिल और दिमाग की कैफियत तेज़ी से संभल गई और थोड़ी देर बाद तनवीर को भी होश आ गया और फिर इमरान की हदायत पर सफदर ने तनवीर को होश आने के बाद भी 2 इंजेक्शन लगाए। इन इंजेक्शनों के लगने के बाद तनवीर की हालत खतरे से बाहर हो गई और सफदर और कैप्टन शकील हत्ता कि इमरान के चेहरे पर भी एतमीनान के तासुरात उभर आए। वो दीवार, क्या हुआ उसे? तनवीर ने होश में आते ही उठकर बैठते हुए कहा, तनवीर तुमने पाकिशिया की तारीख का वो कारनामा सरअंजाम दिया है कि अगर उसकी तफसीलात पाकिशिया की आवाम को बता दी जाए तो यकीनन पाकिशिया का एक एक बच्चा तुम्हारे पैर धोकर पीने को अपने लिए सादत समझेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या किया है? तुम पर पत्थर बरस रहे थे और तुम जख्मी हो सकते थे जबकि तुम किसी अहम काम में मसरूफ थे। इसलिए मैंने तो सिर्फ इतना किया कि दीवार पर दोनों हाथ जमाकर तुम्हारे ऊपर अपने जिस्म की आड़ कर दी ताकि ऊपर से गिरते हुए पत्थर तुम तक ना पहुंच सके और तुम जो काम कर रहे हो वो कर डालो। इसके बाद बस मुझे यही एहसास होता रहा जैसे मेरी पुश्त पर मुसलसल पर्चियाँ मारी जा रही हों। फिर क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं। अब मैं यहाँ हूँ, मुझे बताओ वो काम हो गया है या नहीं? तनवीर ने बड़े सादा लहजे में कहा, हाँ, तुम्हारी इस आड़ की वजह से तो मुझे मौका मिल गया कि इस सुराख में गैस कटर की सुई दाखिल करके मखसूस गैस इस बॉक्स के अंदर इंजेक्ट कर सकूं। जैसे ही गैस की इंजेक्ट हुई, इसने अंदर मौजूद नाजुक और पेचीदा सिस्टम की सब तारों को काट कर रख दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रोसेस ऑफ हो गया और दीवार ऊपर चढ़नी बंद हो गई। मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट दीवार ऊपर गई और इस सैलाबी पानी में 1 फुट की रुकावट की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रोसेस ऑफ ना हो सकता तो यकीनन हालोवाल 10-12 फुट दरिया के बेड से बाहर बुलंद हो जाती और फिर करोड़ों अफराद की हलाकत और अरबों खरबों की माली नुकसानात बल्कि पाकिशिया के हर लिहाज से इबरतनाक तबाही का आगाज़ हो जाता। इमरान ने कहा और तनवीर की आंखें पहली बार हैरत से फैल गई क्योंकि उसके सहन में तो इस मंसूबे की इस होलनाक नताइज का तस्वुर ही ना था। जिस वक्त इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील की तफसील बताई थी उस वक्त तनवीर सुरंग से बाहर गया हुआ था। करोड़ों अफराद की हलाकत और पाकिशिया की तबाही इसी दीवार से, ये कैसे हो सकता है? तनवीर ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा, तुम्हें मालूम नहीं तनवीर, इमरान साहब दुरुस्त कह रहे हैं। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने तनवीर को तफसीलात बतानी शुरू कर दी और तनवीर का चेहरा इन तफसीलात को सुनते ही बुरी तरह बिगड़ता चला गया। ओहो, इस कदर होलनाक और तबाहकुन मंसूबा था इन लोगों का। इमरान, तुमने ये मंसूबा नाकाम करके ना सिर्फ पाकिशिया पर एहसान किया है कि बल्कि तुमने मेरी नज़रों में भी अपनी अजमत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा ली है। तुम जैसा आदमी शायद सदियों में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। तनवीर ने इंतहाई अकीदत भरे लहजे में कहा, पैदा कैसे हो सकता है? रकीब रकाबत से बात आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी और कोई पैदा अभी हो सकेगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दूसरे लम्हे कमरा कैप्टन शकील और सफदर दोनों के हल्क से निकलने वाले बेख्तियार कहकों से गूंज उठा। तनवीर भी बेख्तियार हंस दिया। बस यही तुम में बकवास करने वाला ऐब ना होता तो लाखों के थे। तनवीर ने हंसते हुए कहा, लाखों? ला हौला वाला कुव्वत भाई, इतने पैदा नहीं हो सकते, मुझे माफ़ रखो। इमरान ने हाथ जोड़ते हुए कहा और इस बार इस कदर जोरदार कहके पड़े कि जैसे कमरे की छत ही उड़ जाएगी और इन कहकों में तनवीर का कहका भी शामिल था। अब ज़रा उनका हाल भी मालूम कर लें जो साहिबान इस खौफनाक हौलोवाल मंसूबे के प्लानर हैं, पाकिशिया के कौमी मुजरिम। इमरान ने कहा और उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी उतार ली और इसका विंड बटन खींचकर सुइयों को एक मखसूस हिंदसे पर जमा करने में मसरूफ़ हो गया ताकि जूलिया को कॉल कर सके और सफदर और दूसरे साथी खामोश होकर उसे ऐसा करते दिखने लगे। इमरान के चेहरे पर एक बार फिर गहरी संजीदगी तारी हो गई थी। एक बड़े से कमरे में सर हेनरी फ्रेड और ग्रेगर दोनों बैठे हुए थे। ग्रेगर के साथ उसका नंबर 2 जेम्स के अलावा ब्लू लाइन का चीफ इंजीनियर रॉबर्ट भी बैठा था। इन सब के चेहरे कामयाबी की अंदरूनी मुसर्रत से चमक रहे थे। वो इस तरह ढीले ढाले अंदाज में बैठे हुए थे जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उनके कांधों से उतर गया हो। अलबत्ता सर हेनरी फ्रेड के चेहरे पर कदरे परेशानी और उलझन के तासुरात नुमाया थे। आप बेफिक्र रहें सर हेनरी फ्रेड, अव्वल तो अब वहाँ किसी के जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाहर इंतहाई जोरदार बारिश हो रही है और वो तो वैसे भी मैदानी इलाका है, वहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी फैला हुआ होगा।
दूसरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि कोई इस सुरंग के अंदर पहुंच भी जाए तो उसे सिर्फ दीवार और इससे चिमटी हुई मशीनें नजर आएंगी। मशीनें मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ हैं, उन्हें ना तोड़ा जा सकता है ना उनकी कारकर्दगी को रोका जा सकता है। दीवार भी इस वक्त तक इस पोजीशन में पहुंच चुकी है कि उसे ताकतवर से ताकतवर डायनामाइट से भी मामूली सा नुकसान नहीं पहुंच सकता। फिर ऑपरेशनल पैनल मैंने ग्रेगर साहब की हदायत पर दीवार के अंदर छुपा कर चश्मा किया है और ये ऑपरेशनल पैनल और उससे मुल्हका ऑपरेशनल वायर हीट प्रूफ मौजूद है। इन पर आग, पानी, फायरिंग किसी चीज़ का भी कोई असर नहीं हो सकता। ऑपरेशनल पैनल बॉक्स के ऊपर चट्टान एक मखसूस मिसाले से चिपका दी गई, इसलिए उसे तो किसी सूरत में चेक भी नहीं किया जा सकता, और अगर चेक भी कर लिया जाए तो उसे ना बमों से तोड़ा जा सकता है ना काटा जा सकता है। रॉबर्ट ने पूरी तफसील सर हेनरी फ्रेड को बताते हुए कहा, क्योंकि सर हेनरी फ्रेड को मुसलसल यही फिक्र खाई जा रही थी कि अगर इनकी अदम मौजूदगी में सुरंग को चेक कर लिया गया तो फिर उनकी पोजीशन बैनुल अक़वामी तौर पर इंतहाई ख़राब हो जाएगी और मिशन भी, जिसकी खातिर उन्होंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया, वो भी मालूम नहीं मुकम्मल भी हो सकेगा या नहीं। और रॉबर्ट उनके इन्हीं सवालात की वजह से उन्हें तफसील बता रहा था। लेकिन आखिर ये निज़ाम किसी एनर्जी से ही चलेगा। इस शदीद बारिश में बिजली भी तो फेल हो सकती है, फिर क्या होगा? सर हेनरी फ्रेड ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, बिजली फेल हो सकती है, ये कैसे मुमकिन है? बिजली क्यों फेल हो जाएगी? जब सब तारे दुरुस्त हैं तो कैसे बिजली फेल हो जाएगी? रॉबर्ट ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे उसके जहन में बिजली फेल हो जाने का कोई तस्वुर तक ना हो। ग्रेगर के चेहरे पर भी ऐसे ही तासुरात थे। तुम शायद ग्रेटलैंड से बाहर कभी नहीं गए या फिर पाकिशिया जैसे मुल्क में नहीं गए भाई, यहाँ तो बिजली फेल होती है। जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ अक्सर बिजली फेल हो जाती है, फिर पता चलता था कि फलां ट्रांसफार्मर जल गया है या फलां जगह से तार टूट गई है या पूरा ग्रिड स्टेशन का निज़ाम ही फेल हो गया है और घंटों बिजली ना आती थी। इसलिए तो हंगामी तौर पर मैंने अपने दफ्तर में जनरेटर रखा हुआ था। सर हेनरी फ्रेड ने कहा, ओह ये वाकई ही इंतहाई तशवीशनाक बात है। ये निज़ाम तो बिजली की सप्लाई से ही चलेगा। अगर बिजली फेल हो गई तो हमारा तो सारा किया इधर ही ख़त्म होकर रह जाएगा। आप ये बात पहले बताते तो मैं ग्रेटलैंड से एटमी बैटरियाँ मंगवा कर मुतबादिल ज़रिए के तौर पर नस्ब कर देता। रॉबर्ट के चेहरे पर पहली बार इंतहाई तशवीश अंगेज़ तासुरात उभर आए। ग्रेगर भी जवाब तक ढीले ढाले दास में बैठा हुआ था, अब सीधा होकर बैठ गया। ओह फिर हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पर मिशन को मुकम्मल कर देना चाहिए, ग्रेगर ने होंठ चबाते हुए कहा और कोट की अंदरूनी जेब से उसने एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकाल लिया जो एक मखसूस धात का बना हुआ था। लेकिन हमारी परवाज़ें तो कल 11 बजे दोपहर को जाएंगी और इस वक्त मिशन मुकम्मल करने का मतलब है कि सारा इलाका भी शदीद तरीन सैलाब और तूफ़ान की ज़द में आ जाएगा और हो सकता है कि हमारी वापसी का रास्ता भी बंद हो जाए। सर हेनरी फ्रेड ने कहा, ऐसी बात नहीं है सर हेनरी फ्रेड, एयरपोर्ट और ये हमारा इलाका सुराजिया टीले वाली तरफ है, ये महफूज इलाका है, जबकि अहम फौजी छावनियाँ और दारुल हुकूमत का असल इलाका दरिया की दूसरी तरफ बादशाह के खंडरात वाले हिस्से की तरफ है। और मैंने ये भी चेक कर लिया था कि अगर सैलाबी पानी का ज़्यादा जोर दूसरी तरफ हो तो इधर जब दरिया अपना रास्ता बनाएगा तो पाकिशिया की सब बड़े बड़े शहर और अहम इलाके तबाह होंगे। इसलिए मैंने जानबूझकर हॉलोवाल को इस तरह बनाया है कि वो सुराजिया टीले की तरफ से 2 फुट ज़्यादा बुलंद और बादशाह के खंडरात की तरफ 2 फुट नीची होगी। इस तरह जब हॉलोवाल से पानी टकराएगा तो लाजिमन उसका पूरा जोर बादशाह के खंडरात वाले हिस्से की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा और इधर पानी कम आएगा। इसलिए अगर पूरा दारुल हुकूमत तबाह भी हो जाए तब भी एयरपोर्ट बच जाएगा और हम भी, और फिर वैसे भी हम सरकारी मेहमान हैं, इसलिए हमारी हंगामी हालात में भी खसूसी हिफाजत की जाएगी। रॉबर्ट ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा, फिर ठीक है, फिर हमें ये मिशन मुकम्मल कर लेना चाहिए। वैसे भी हॉलोवाल से दारुल हुकूमत इतना दूर है कि यहाँ मुकम्मल तबाही में काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए हम महफूज रहेंगे। लेकिन अगर वाकई ऐन वक्त पर बिजली फेल हो गई तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सर हेनरी फ्रेड ने कहा, ओके फिर मिशन की तकमील कर ही दी जाए, ग्रेगर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़े हुए बॉक्स की साइड पर अपना अंगूठा रखकर उसे दबाया तो बॉक्स का ढक्कन एक झटके से खुल गया। उसके अंदर एक और स्याह रंग का रिमोट कंट्रोल जैसा आला मौजूद था जिस पर 3 बड़े बड़े बटन एक गिटार की सूरत में मौजूद थे और इनके ऊपर 3 मुख्तलिफ रंगों के छोटे छोटे बल्ब भी नस्ब थे। सर हेनरी, इन बटनों के अंदर पाकिशिया के करोड़ों अफराद की मौत छुपी हुई है, पूरे पाकिशिया की मुकम्मल तबाही इन बटनों के अंदर है। ये यकीनी मौत और यकीनी तबाही का आला है। इस वक्त एक एशियाई मुल्क की तकदीर इस आले में मौजूद है। ग्रेगर ने इंतहाई पुरजोश और जज्बाती लहजे में कहा, हमारी मेहनत और हमारी कारकर्दगी भी इस आला में छुपी हुई है मिस्टर ग्रेगर। ये एक तारीखी लम्हा है जब हम चंद अफराद एक मुल्क को मौत की अंधी दलदल में धकेल रहे हैं। मुल्क के करोड़ों अफराद जो इस वक्त ऐश की नींद सो रहे होंगे हमारे रहमो करम पर हैं। दबाओ बटन।
रॉबर्ट ने इंतहाई जज्बाती और फखरिया लहजे में कहा, जैसे वो करोड़ों बेगुनाह अफराद की मौत की बजाय उनकी जिंदगी बचाने की बात कर रहा हो। वो क्रैगन ने सर हिलाते हुए पहले जर्द रंग का बटन प्रेस किया कर दिया। दूसरे लम्हे उसके ऊपर लगा हुआ जर्द रंग का बल्ब तेजी से जल उठा। इसका मतलब था ये आला सही काम कर रहा है और इसका राब्ता असल मिशन से कायम है। क्रैगन ने दूसरा बटन दबा दिया तो इसके ऊपर सब्ज रंग का बल्ब जल उठा। उसके साथ ही सबके चेहरे बेइख्तियार खिल पड़े, क्योंकि इस बल्ब के जलने का मतलब था कि मिशन की मशीनरी और इसका ऑपरेशनल पैनल बिल्कुल दुरुस्त हालत में है और बिजली की रो भी मौजूद है। अब मैं मिशन की तकमील और पाकिशिया की मुकम्मल तबाही का बटन दबाने वाला हूँ, क्रैगन ने तेज लहजे में कहा और कमरे में मौजूद हर शख्स की निगाहें इस आले पर मौजूद सुर्ख रंग के बटन पर जम गई और फिर क्रैगर की उंगली एक झटके से हरकत में आई और सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया गया। उसके साथ ही उसके ऊपर मौजूद सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। हुर्रे, हम कामयाब हो गए, बैक आवाज सबने चीखते हुए कहा और इन सब के चेहरे कामयाबी की बेपनाह मुसर्रत से जगमगा उठे। चंद लम्हों बाद यखलख तीनों बल्ब एक धमाके से खुद ब खुद बच गए। अरे ये क्या हुआ? सर हेनरी फ्रेड ने चौंकते हुए कहा। घबराए नहीं सर हेनरी फ्रेड, इस आले का काम खत्म हो गया और वहाँ ऑपरेशनल पैनल खुदकार अंदाज में काम शुरू हो चुका है। अब जब तक हॉलोवाल सुरंग की छत फाड़ कर ऊपर अपनी पूरी बुलंदी तक ना पहुंच जाए, इस वक्त तक ये प्रोसेस दुनिया की कोई ताकत नहीं रुक सकती, रॉबर्ट ने मुसरत भरे अंदाज में कहका लगाते हुए कहा। और सर हेनरी फ्रेड का चेहरा जो कदरे सुकड़ सा गया था, रॉबर्ट की बात सुनकर एक बार फिर खिल उठा। टीवी लगाएं सर हेनरी फ्रेड, सिलाब की खतरनाक सूरत हाल की बिना पर आज सारी रात बुलेटिन नशर हो रहे हैं और हम देखना चाहते हैं ये लोग किस तरह बौखलाते हैं, किस तरह मरते हैं, क्रैगर ने कहा। और सर हेनरी फ्रेड ने उठकर एक तरफ मेज पर रखा हुआ टीवी ऑन किया। टीवी पर न्यूज़ रीडर मुतमईन अंदाज में बुलेटिन नशर कर रहा था। उसके मुताबिक दरियाओं की सूरत हाल काबू में थी और तमाम बंद सही हालत में हैं। किस किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हो चुका है। अभी देखना सूरत हाल कैसे तुम्हारे काबू से निकलती है। हा हा हा, नादान जाहिल लोग, क्रैगर ने बुलेटिन ख़त्म होते ही जोर से कहके लगाते हुए कहा। और बाकी सब अफराद भी इसके इस बात पर बेइख्तियार हंस पड़े। वो सीक्रेट सर्विस जिसे मीटिंग के दौरान लॉर्ड रिस्टल डरा रहे थे, वो भी अपने बिस्तरों पर पड़ी सो रही होगी। और मस्खरा भी जो प्रोफेसर राशिद हुसैन बनकर जायजा लेने आया था। नॉनसेंस, चंद लम्हों बाद क्रैगर ने कहा। और सर हेनरी फ्रेड भी हंस पड़े। टीवी पर कोई मज़ाहिया प्रोग्राम दिखाया जा रहा था। वो सब खामोश बैठे उसे देख रहे थे। उन्हें इसी लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार था जब उनके ख्याल के मुताबिक प्रोग्राम को फौरी तौर पर बंद करके दारुल हुकूमत के बचाव के लिए हंगामी हालात का ऐलान किया जाएगा। लेकिन प्रोग्राम मुसलसल चल रहा था। ये कैसे गाफिल लोग हैं? खौफनाक मौत जबड़े फाड़े इन पर लपक रही है और उन्हें अभी तक खबर भी नहीं हुई। क्रैगर ने होंठ चबाते हुए कहा। और अभी इसका फिक्रा मुकम्मल ही हुआ था कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया। उसके साथ ही स्क्रीन पर खसूसी सैलाब बुलेटिन का टेप नजर आने लगा। अब बताएंगे ये अपनी मुकम्मल तबाही के मुतल्लिक पहली खबर, क्रैगर ने हंसते हुए कहा। उसी लम्हे न्यूज़ रीडर स्क्रीन पर नजर आया, लेकिन उसके चेहरे पर किसी किस्म का खौफ और हरास के तासुरात मौजूद न थे। वो पूरी तरह मुतमईन नजर आ रहा था। मुल्क के तमाम शहरों को इंतहाई मुसर्रत से बताया जाता है कि दरियाओं में पानी सैलाबी दर्जे तक चढ़ आने के बावजूद सैलाब की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। तमाम हिफाजती बंद और सुपर बंद महफूज है। किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ऐलान ख़त्म हुआ और उसके साथ ही स्क्रीन पर एक नगमा दिखाया जाने लगा। ओह, ये लोग यकीनन आवाम से इस सूरत हाल को छुपा रहे हैं। ये धोखा दे रहे हैं पब्लिक को। ये यकीनन धोखा दे रहे हैं। लेकिन ये कब तक धोखा देगी? आखिर कब तक? आखिरकार उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। क्रैगर ने दांत पीसते हुए कहा। आपको किस बात की फिक्र है? अब उनकी मौत और तबाही मुकद्दर हो चुकी है, रॉबर्ट ने कहा। और क्रैगर ने सर हिलाते हुए उठकर टीवी को ऑफ कर दिया। मैं इस सरीहन धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एशियाई वाकई धोखेबाज हैं, क्रैगर ने कहा। और उसकी इस बेचैनी और हालत पर सब मुस्कुरा दिए। इस सब के दिलों की भी यही कैफियत थी कि वो सब अपनी आना की तस्कीन के लिए वो ऐलान सुनना चाहते थे, जिसकी उन्हें 100% तवक्को थी। अब सुबह तक नींद तो बाहर हाल नहीं आएगी, लेकिन आराम तो किया जा सकता है। इसलिए मेरे ख्याल में हमें अपने कमरों में चले जाना चाहिए, क्रैगर ने कहा। और बाकी सब अफराद ने सर हिला दिए। शदीद बारिश में दो कारें खासी तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई टेक्नोक्रेट्स कॉलोनी में दाखिल हुईं। एक कार की ड्राइविंग सीट पर सफदर और दूसरी कार की ड्राइविंग सीट पर कैप्टन शकील था, जबकि तनवीर कैप्टन शकील के साथ और इमरान सफदर के साथ बैठा हुआ था। इमरान के सर और गर्दन पर पट्टियां बंधी हुई थी, जबकि तनवीर की सारी पुश्त पट्टियों से ढकी हुई थी। इसके सर और गर्दन का उकबी हिस्से पर भी चूंकि शदीद जख्मी था,
اس لیے ان دونوں حصوں میں بھی پٹیاں بندھی ہوئی تھی، لیکن عمران اور تنویر کے چہروں پر گہرا اطمینان اور قلبی مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ کاریں کالونی میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی گئی۔ آگے صفدر کی کار تھی۔ اس نے عمران کی ہدایت پر 3 بار ہیڈ لائٹس کو جلا بجھا کر مخصوص کوشن دیا تو دور ایک گھنے درخت کے نیچے سے بھی ایک کار کی ہیڈ لائٹس جلی اور پھر اسی طرح 3 بار جال بجھ کر تاریک ہو گئیں۔ صفدر کار اس درخت کی طرف لے گیا اور چند لمحوں بعد دونوں کاریں اس گھنے اور تناوار درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ برگر کا یہ درخت خاصا پرانا تھا اور اس کی شاخیں چاروں طرف دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ پہلے ہی اس کے نیچے جولیا کی کار موجود تھی۔ عمران نے سوراج یا ٹیلے سے روانگی سے پہلے واچ ٹرانسمیٹر پر جولیا سے رپورٹ لی تھی اور جولیا کی رپورٹ کے مطابق کوئی شخص اس کوٹھی سے باہر نہ آیا تھا۔ ارے تم لوگ زخمی ہو، کیا ہوا؟ کار سے باہر کھڑی جولیا نے عمران اور تنویر کی کار سے باہر آتے ہی چونک کر کہا۔ اس کے چہرے پر انتہائی تشویش کے آثار نمودار ہو گئے، خاص طور پر وہ عمران کو دیکھ رہی تھی۔ رکاوٹ رنگ لائی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل آہستہ سے ہنس پڑے اور تنویر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی، جبکہ جولیا کے چہرے پر شرم کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح بتاؤ کیا ہوا ہے۔ پھر تنویر تو بہت زیادہ زخمی لگتا ہے، کیا ہوا تنویر، تم بتاؤ، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، مشن کے دوران چوٹیں آئی ہیں اور کیا ہونا ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس سے پوچھو کہ مشن کہاں تھا۔ مشن تو یہاں کھڑا بارش کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور تنویر بیچارہ وہاں مشن کی خاطر چوٹیں کھا رہا تھا، عمران نے اسی طرح معصوم سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ٹائیگر کی کار رینگتی ہوئی درخت کے نیچے آ گئی۔ یہ ٹائیگر اس بارش میں کہاں گیا تھا؟ عمران نے چونک کر کہا۔ کہہ رہا تھا ذرا راؤنڈ لگا لاؤں، میں نے کہا جاؤ، جولیا نے کہا۔ باس آپ زخمی ہیں، ٹائیگر نے انتہائی تشویش بھرے انداز میں کار سے اترتے ہوئے کہا۔ تم مجھے چھوڑو، اپنی بات کرو، کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ باس میں یہ جائزہ لینے گیا تھا کہ اگر اس کوٹھی کے اندر جانا پڑے تو کون سا پوائنٹ زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ بہرحال اندر موجود افراد تربیت یافتہ ایجنٹ ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ پھر کون سا پوائنٹ پسند آیا؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ باس کوٹھی کے عقبی سمت اسی طرح کا ایک بڑا درخت ہے جس کی مضبوط شاخیں عمارت کی چھت تک چلی گئی ہیں۔ اس درخت کے ذریعے ہم آسانی سے براہ راست عمارت کی چھت تک پہنچ سکتے ہیں۔ 2 منزلہ کوٹھی ہے، اس لیے ہماری چھت پر چلنے پھرنے سے نیچے آوازیں بھی نہ جا سکیں گی، ٹائیگر نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے چلو، کاروں سے اسلحہ لے لو تاکہ ان قومی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ تنویر تم خاصے زخمی ہو، اس لیے یہیں جولیا کے ساتھ رکو، عمران نے کہا۔ نہیں، میں ساتھ جاؤں گی، جولیا نے فوراً ہی کہا۔ میں خود انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے انجام تک پہنچنا دیکھنا چاہتا ہوں، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، لیکن یہاں نہیں، ابھی تم دونوں یہیں رکو گے، عمران نے کہا۔ میں نے کہا نہیں، کہ جولیا نے غصے لے لہجے میں کہا۔ مس جولیا، جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا، سمجھی؟ عمران نے یکلخت انتہائی سخت لہجے میں جولیا کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور جولیا ہونٹ چبائے خاموش ہو گئی۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور ٹائیگر میرے ساتھ چلیں گے، تم دونوں یہیں رکو گے اور تمہارا رابطہ عقب میں موجود ساتھیوں سے مسلسل رہے گا، اور اگر یہ لوگ سامنے یا عقب یا کسی طرف سے بھی فرار ہونے کی کوشش کریں گے تو تم نے انہیں ہر صورت میں روکنا ہے۔ میں ہر صورت کے الفاظ کہہ رہا ہوں، عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی، جولیا نے اس طرح دانت پیستے ہوئے انتہائی تنزیہ لہجے میں کہا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ دانتوں سے عمران کی گردن ادھر ڈالے۔ مس جولیا، تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کس قدر خوفناک مرحلوں سے گزر کر یہاں آئے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی جذباتیت کی وجہ سے یہ خوفناک قومی مجرم ہاتھوں سے نکل جائیں، اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہاں رہنا، اگر تم نے کسی قسم کی کمزوری دکھائی تو گولیوں سے اڑا دوں گا۔ عمران کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ جولیا کا پورا جسم بے اختیار کانپ اٹھا۔ کس قسم کا اسلحہ چاہیے باس؟ ٹائیگر نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول، پسٹل اور سائلنسر لگے مشین پسٹل نکال لاؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ٹائیگر جس کے جسم پر بھی برساتی تھی تیزی سے اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس نے ایک سائلنسر لگا مشین پسٹل اور ایک بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل سب کو دے دیا۔ عمران نے دونوں پسٹل برساتی کی جیب میں ڈال کر اس کی زپ کو بند کر دیا اور سر پر برساتی سے منسلک کیپ اچھی طرح چڑھا کر وہ درخت سے باہر آ گیا۔ صفدر، کیپٹن شکیل اور ٹائیگر بھی اس کے عقب میں چلتے ہوئے باہر بارش میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی کی سائڈ سے گھوم کر اس کے عقب میں پہنچ گئے۔ عمران صاحب، آپ ایک درخت کی اوٹ سے، نعمانی نے باہر آتے ہوئے کہا۔ تم نے اس بارشوں میں مجھے کیسے پہچان لیا؟ عمران کے چہرے پر حیرت تھی۔ اب جب کوٹھی کی سائڈ سے گھومے تھے تو بجلی کی چمک میں آپ کا چہرہ مجھے نظر آ گیا، نعمانی نے
मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके हम अंदर जा रहे हैं, तुमने पूरी तरह मोहतात रहना है। अगर कोई इधर से निकलकर फरार होने की कोशिश करे तो गोलियों से उड़ा देना, इमरान ने कहा और नुमानी ने सर हिला दिया और इमरान अपने साथियों समेत उस दरख्त की तरफ बढ़ गया जिसकी निशानदही टाइगर ने की थी। और फिर वो चारों इंतहाई मोहतात अंदाज में दरख्त पर चढ़े और इसकी एक मोटी और मजबूत शाख पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए छत की तरफ बढ़ते चले गए। तेज बारिश की वजह से दरख्त और शाखें गीली हो रही थी और उनके हाथ बार बार फिसल जाते थे, लेकिन वो सब चूंकि इंतहाई हद तक मोहतात थे इसलिए दरमियान में कोई खिलाफ मामूल बात ना हुई और एक एक करके वो शाख से छत पर उतर गए। एक तरफ सीढ़ियों का दरवाज़ा नजर आ रहा था, वो छत के किनारे के साथ साथ चलते हुए इस दरवाजे तक पहुंचे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगे। कोठी में मुकम्मल खामोशी तारी थी, यूं लग रहा था जैसे कोठी खाली पड़ी हो। इसका मतलब था वो लोग अपने तौर पर मिशन मुकम्मल करके इत्मीनान से सोए हुए हैं। सबसे आगे इमरान था। थोड़ी देर बाद वो निचली मंजिल के बरामदे में पहुंच गए। इमरान के एक हाथ में छोटी नाल वाला पिस्टल और दूसरे हाथ में मशीन पिस्टल था। दरमियानी गैलरी में घुसते ही हुए यकलख्त रुक गए क्योंकि उन्हें गैलरी के इख्तिताम पर मौजूद दरवाजे में निकलती हुई रोशनी के साथ बातें करने की आवाज़ आ रही थी। वो सब दीवार के साथ पुष्ट लगाए इंतहाई एहतियात से कदम उठाए दरवाजे की तरफ रेंगते रहे। मेरा ख्याल है जोसेफ सब साथियों को उठा लिया जाए, ऐसा ना हो कि यहाँ अचानक सैलाब आ जाए और ये लोग सोते ही रह जाएं। एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, बॉस यहाँ से मिशन स्पॉट का फासला काफ़ी ज़्यादा है और सुबह अब करीब है, इसलिए खतरा सुबह के करीब ही पैदा होगा। इस वक्त तक अगर सोते रहें तो कोई हर्ज नहीं। सबने दिन रात इंतहाई मेहनत से काम किया है। दूसरी आवाज़ सुनाई थी, हाँ वाकई ही, चलो ठीक है, मुझे तो नींद ना आ रही थी इसलिए मैं क्रैगर और सर हेनरी फ्रेड को छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। पहली आवाज़ ने कहा, बॉस मिशन का फाइनल बटन क्रैगर ने दबाया होगा। जोसेफ ने कहा, हाँ क्यों? दूसरी आवाज़ ने कहा, बॉस असल मिशन तो हमने मुकम्मल किया इसलिए ये फाइनल टच भी आपके हाथों से मुकम्मल होना चाहिए था। क्रैगर उसके साथी तो ख्वामखा क्रेडिट ले गए। जोसेफ ने कहा, अरे छोड़ो जोसेफ, ये छोटी छोटी बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए, मकसद मिशन की कामयाबी थी और पूरा हो गया। दूसरी आवाज़ ने कहा, आप चीफ इंजीनियर थे, बहरहाल हक तो आप ही का था। जोसेफ अपनी बात पर मसर था, अच्छा अब जो होना था सो हो गया, छोड़ो इन बातों को। दूसरी आवाज़ सुनाई थी। इमरान ने मुड़कर अपने साथियों को देखा और हाथ उठाकर उसने मखसूस इशारा किया। दूसरे लम्हे वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने छोटी नाल वाले पिस्टल का रुख हाथ बढ़ाकर अंदर की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। चट की आवाज़ सुनाई थी, अरे ये क्या? जोसेफ की हैरत भरी आवाज़ सुनाई थी और इमरान उछलकर दरवाजे के सामने आ गया। कमरे में आमने सामने रखे हुए सोफों पर दो गैर मुल्की ढेर हुए पड़े थे, बाकी कमरा खाली था। इमरान ने सांस बंद कर रखा था, फिर भी वो एक तरफ हट गया और फिर तकरीबन 2 मिनट बाद वो दोबारा आगे बढ़ा और कमरे में दाखिल हो गया। गैस इंतहाई सुरो असर होने के साथ साथ 2 मिनट तक ही फिजा में रहती थी, फिर उसके असरात ख़त्म हो जाते थे, इसलिए इमरान ने 2 मिनट तक इंतज़ार किया था। उसके साथ भी उसके पीछे अंदर आ गए। सारी कोठी में फैल जाओ और यहाँ जितने अफराद हों सबको बेहोश कर दो। इमरान ने मुड़कर आहिस्ता से अपने साथियों से कहा और सर हिलाते हुए मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए। इमरान खामोश खड़ा सोफों पर पड़े इन दोनों गैर मुल्कियों को देखता रहा। इनमें से एक तो जोसेफ था जबकि दूसरा चीफ इंजीनियर था और जाहिर है इनमें से जो भी चीफ इंजीनियर था उसकी सरकर्दगी में ये हालो वाल तामीर हुई थी, इसलिए इमरान उन्हें मारने से पहले उनकी मुकम्मल शनाख्त चाहता था। यही वजह थी कि इसने सबको बेहोश कर देने के अहकामात दिए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद उसके साथी वापस कमरे में आए। 9 अफराद मुख्तलिफ कमरों में सोए पड़े थे, उन्हें बेहोश कर दिया गया और कोई आदमी कोठी में नहीं है, सफ्तर ने कहा। 9 अफराद, मगर टाइगर तुमने तो कहा था कि 22 अफराद अंदर गए हैं। इमरान ने हैरत भरे अंदाज में टाइगर से मुखातिब होकर कहा, यस बॉस मैंने खुद गिने थे। टाइगर सर हिलाते हुए कहा, लेकिन 9 वो और 2 ये कुल 11 हैं, बाकी 11 कहाँ हैं? बाहर भी कोई नहीं निकला, कहीं नीचे तहखाने में ना हो, वहाँ वो हो। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, बॉस इन 9 में बरूस भी मौजूद नहीं है, टाइगर ने कहा और इमरान ने सर हिलाया और फिर जेब से एक पतली धार का खंजर निकाल लिया क्योंकि इस गैस के असरात बाकी 8 घंटों बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाते थे, या फिर अगर जिस्म में से खून के चंद कतरात बाहर निकाल दिए जाएं तो गैस का सहन और आसाब पर छाया हुआ सर्कल ख़त्म हो जाता है। इसके लिए किसी एंटी इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ना थी। इमरान ने यह गैस सर्द और से कहकर खसूसी तौर पर तैयार कराई थी, इसलिए इसमें 3 अहम खसूसियात इकट्ठी की गई थी, फौरी असर और 2 मिनट के अंदर फिजा में असरात का खात्मा और सिर्फ खून के चंद कतरात के जिस्म से बरामदगी के साथ इसके जिस्म पर भी असरात ख़त्म हो जाते थे। वैसे इसका साइंसी नाम तो कुछ और था, लेकिन इमरान उसे दवारी गैस कहता था। इमरान ने सोफे पर पड़े हुए एक गैर मुल्की के बाजू में खंजर खोंप दिया और खंजर बाहर खींचकर उसने उस पर लगा हुआ खून उसके लिबास से ही साफ किया। दूसरे लम्हे वो गैर मुल्की हल्की हल्की सी चीख मारकर होश में आया
और उठ बैठा। इमरान हाथ में खंजर लिए उसके सामने खड़ा था। कौन हो तुम? इस गैर मुल्की ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा और उसकी आवाज़ सुनते ही इमरान समझ गया ये जोसेफ है। इसका मतलब था कि दूसरा आदमी चीफ इंजीनियर था। तुम्हारा नाम जोसेफ है? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, मेरा नाम जोसेफ है, मगर तुम कौन हो? जोसेफ ने खौफजदा और भींचे भींचे लहजे में कहा। उसने अपना एक हाथ दूसरे बाजू पर आने वाले जख्म पर रखकर उसे भींच रखा था। ये चीफ इंजीनियर है, क्या नाम है इसका? इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा। हाँ, ये चीफ इंजीनियर है रॉबर्ट, ब्लू लाइन के चीफ इंजीनियर, जोसेफ ने हकलाते हुए जवाब दिया। वो चूंकि मैकेनिकल काम करने वाला आदमी था, इसका ताल्लुक फील्ड से ना था, इसलिए वो सिर्फ इमरान के सख्त लहजे और बाजू पर जख्म खाकर सब कुछ बताया जा रहा था। ब्लू लाइन, वो समझ गया, तुम लोगों ने ये हालोवाल का मंसूबा मुकम्मल किया है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो? अब जोसेफ कदरे संभल गया था। क्रैकर कहाँ है? इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में पूछा। मुझे क्या मालूम, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? इस बार जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे उसके हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसका एक कान कट कर दूर जा गिरा था। बोलो, कहाँ है क्रैगर? इमरान ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा। वो सर हेनरी फ्रेड के साथ है, जोसेफ ने इंतहाई तकलीफ भरे लहजे में कहा। अब इसने जख्म से हाथ उठाकर कान पर रख लिया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह मसक रहा था। इस बार आंख निकाल दूंगा, बताओ कहाँ है? इमरान ने घुर्राते हुए कहा। वो 7 वाली कोठी में है, सर हेनरी फ्रेड के पास, जोसेफ ने तकलीफ की शिद्दत से कदरे डूबते हुए लहजे में कहा और इमरान चौंक पड़ा। 7 वाली कोठी में कितने अफराद हैं, बोलो? इमरान ने खून आलूद खंजर आगे बढ़ाते हुए कहा। क्रैकर के साथी और सर हेनरी फ्रेड हैं, बाकी का मुझे इल्म नहीं है, जोसेफ ने कहा और इमरान ने जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और दूसरे लम्हे चटक की आवाज़ के साथ ही जोसेफ की खोपड़ी बेशुमार टुकड़ों में तब्दील हो गया। सिवाय इस रॉबर्ट के बाकी यहाँ मौजूद सब अफराद को ख़त्म कर दो। ये सब ग्रेटलैंड की मशीन शोबे ब्लू लाइन के लोग हैं। रॉबर्ट बड़ा मुजरिम है, इसलिए उसका फैसला अलग होगा, इमरान ने कहा और अपने साथियों के बाहर मुड़ते ही उसने खंजर को मुर्दा जोसेफ के लिबास से अच्छी तरह साफ किया और फिर उसे जेब में रखकर उसने जेब से रातली पिस्टल निकाला और उसके पिछले हिस्से में लगा हुआ एक बटन प्रेस करके वो कमरे से निकला और तेज तेज कदम उठाता गैलरी से होता हुआ बरामदे में आया और फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ दूसरी मंजिल पर आ गया। टाइगर ने 22 अफराद बताए थे, उसका मतलब था कि क्रैगर के साथ 10 अफराद और होंगे और जाहिर है वो सब तरबियत याफ्ता एजेंट थे और हो सकता है वो जाग रहे हों, इसलिए इमरान ने इस कोठी में जाने से पहले उन्हें दावरी गैस से बेहोश करने का प्रोग्राम बना लिया। दूसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़की के 7 वाली कोठी के बरामदे के बिल्कुल सामने पड़ती थी, क्योंकि दूसरी कोठी की तामीर इस कोठी की तामीर से मुख्तलिफ अंदाज की थी। इमरान ने पिस्तौल का मखसूस बटन इसलिए दबाया कि अब एक फायर के साथ ही 4 कैप्सूल बैक वक्त निकलकर फटते और 4 कैप्सूलों के बैक वक्त फटने से बहरहाल इतनी गैस निकलती थी कि पूरी कोठी में आनन फानन फैल जाती। कोठी का फ्रंट का हिस्सा खाली था, बारिश भी रुक गई थी। सामने बरामदे और उसके अंदर जाती हुई गैलरी साफ नजर आ रही थी। इमरान ने पिस्तौल का रुख इस गैलरी की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। चट की आवाज़ के साथ ही यक्के बाद दिखरे 4 सुर्ख रंग के कैप्सूल नाल से निकले और एक कितार की सूरत में एक दूसरे के पीछे उड़ते हुए ठीक गैलरी के अंदर जा गिरे। इमरान वापस मुड़ा और फिर पिस्तौल जेब में रखकर वो सीढ़ियां उतरता नीचे आ गया। उसके तीनों साथी बरामदे में खड़े थे। सबको खत्म कर दिया है, सफ्तर ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया और फिर 7 वाली कोठी के दरमियानी दीवार की तरफ बढ़ गया। सफ्तर और कैप्टन शकील उसके पीछे थे। टाइगर को इमरान ने रॉबर्ट और इस इमारत की निगरानी के लिए वहीं रुकने का कह दिया था। शदीद बेचैनी की वजह से क्रैगर को कतई नींद न आ रही थी। पहले तो वो बिस्तर पर पड़ा पहलू बदलता रहा, लेकिन जब इस तरह बेचैनी और बढ़ गई तो वो उठकर बैठ गया। उसके कमरे में टीवी मौजूद था। उसने आगे बढ़कर टीवी का स्विच ऑन किया। वो अपनी इस शदीद बेचैनी की वजह से अच्छी तरह समझता था कि वो अपने मिशन की कामयाबी की खबर खुलेआम सुनना चाहता था, लेकिन सिवाय टीवी से खसूसी न्यूज़ बुलेटिन चेक करने के और कोई सूरत ना थी। एक बात उसका दिल चाहा कि वो टेलीफोन करके बराह रास्त किसी बड़े अफसर से बात करे, लेकिन फिर ये सोचकर उसने ये इरादा बदल दिया कि वो लोग इस खबर को अगर दानिस्ता छुपा रहे हैं तो उसकी बात सुनकर चौंक पड़ेंगे और हो सकता है कि वो इस टेलीफोन की जाए वकूफ मालूम करके फौज को इस पर चढ़ा दौड़ें। चूंकि ये बराह रास्त अपने आप को मशकूक करने वाली बात थी, इसलिए उसने ये इरादा ख़त्म कर दिया। टीवी की बुलेटिन में चूंकि सबने खैरियत है और सूरत हाल काबू में है को बार बार दोहराया जा रहा था, जबकि मिशन मुकम्मल हो चुका था
اور اب تک ہالووال نے دریائے کونڈس کا راستہ بدل دیا ہوگا اور یقیناً خوفناک سیلاب اب پوری قوت سے دارالحکومت کی طرف بڑھا آ رہا ہوگا، بلکہ سیلاب کی قوت اور پانی کی بے پناہ رفتار کی وجہ سے اسے یقین تھا کہ سیلاب اب تک یقیناً دارالحکومت کے نواحی علاقے کو تباہ و برباد کر چکا ہوگا اور دارالحکومت کے اعلیٰ حکام اور عوام میں اس قدر شدید بھگدڑ مچی ہوگی، اس لیے اس نے سوچا کہ شاید اب وہ ٹی وی پر مزید اس خبر کو نہ چھپا سکیں۔ لیکن ٹی وی پر نشر ہونے والی نیوز بولیٹن، جس میں نیوز ریڈر انتہائی اطمینان بھرے انداز میں سیلاب کی صورتحال پر پوری طرح قابو میں ہے کا فکرہ کہہ رہا تھا، گریگر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم دھوکے باز، میں دیکھتا ہوں تم کب تک لوگوں کو دھوکہ دے سکو گے، گریگر نے غصے کی شدت سے دانت پیستے ہوئے کہا اور ٹی وی بند کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر راہداری میں سے گزرتا ہوا وہ جب برآمدے میں آیا تو بارش رک چکی تھی۔ وہ فرنٹ سے ہو کر عمارت کے اوپری سائڈ پر آ گیا اور اس طرح کان لگا کر متوجہ تھا جیسے اس کو یقین واثق ہو کہ دور سے سیلابی پانی کی گرجدار آوازیں اور مرتے ہوئے لوگوں کی چیخ و پکار اسے واضح سنائی دی جائے گی، لیکن جب ہر طرف چھایا ہوا سکوت اسے محسوس ہوتا تو اس کے دل میں موجود غصہ لاوے کی طرح ابلنے لگتا۔ Press the bell icon.